Hello everyone, myself Divya Gupta, UPSC GSI रैंक 4 केमिस्ट्री। आज हम लेकर आए हैं थर्मोडायनेमिक्स के GSI प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ओके, काफी टाइम से हम लोग क्वेश्चंस नहीं कर रहे थे GSI प्रीलिम्स के। मैंने बीच में ऑर्गेनिक का भी सीरीज स्टार्ट किया है, नेम रिएक्शंस का, बट डोंट वरी, हम इसको भी साथ में लेकर चलेंगे, ठीक है ना। एक वीडियो हम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए डालेंगे, ठीक है ना, और एक दिन एक वीडियो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डालेंगे, ठीक है। तो दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे, तो इसे आपका फिजिकल केमिस्ट्री तो हो ही जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं, गैसियस स्टेट, आयनिक इक्विलिब्रियम एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी हम थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, उसके बाद एक कौन है, मेनली एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और केमिकल काइनेटिक्स है। तो कुछ 3-4 चैप्टर्स ही हैं, एक मोल कॉन्सेप्ट है। तो ये सब कुछ 3-4 चैप्टर है, वो हम देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, बट ये साथ में हम ऑर्गेनिक को भी लेकर चलेंगे, डोंट वरी। हमने एलिमिनेशन वाला पोर्शन स्टार्ट किया है एंड उसका हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, उसे हम कंप्लीट करेंगे जल्दी ही। उसमें E1 E2 E1 C भी EI हम सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है ना। अगर आप कुछ अपनी तरफ से टॉपिक बताना चाहे ऑर्गेनिक में, कोई स्पेसिफिक नेम रिएक्शन या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलो ओके। तो भाई आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएसआई प्रीलिम्स 2021 के क्वेश्चंस। आपको पता है थर्मोडायनेमिक्स से ना 12 क्वेश्चंस आए थे एंड इट्स अ ह्यूज नंबर, 12 क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो भाई अच्छे से कर कर जाना थर्मोडायनेमिक्स। हाँ, चलो आइए क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। मैं आपको ना एक पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ पीडीएफ का, एंड मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगी। उस पीडीएफ में थर्मो का आपको एक होल आइडिया मिल जाएगा, जो भी बेसिक आइडिया है जेई लेवल का, वो आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा, तो उसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बाकी थर्मो में तो वैसे ना, अगर आप अपने एमएससी लेवल के जो नोट्स पढ़ते हैं आप लोग गेट के लिए, नेट के लिए, वो भी आप अगर पढ़कर जाते हैं तो उससे भी काम हो जाता है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि अलग अलग से आपको बेसिक लेवल के नोट्स पढ़ने की जरूरत है, अलग से आपको जेई के नोट्स पढ़ने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, उससे भी काम ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 42। एक्सप्रेशन ऑफ आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, सिंपल एक्सप्रेशन पूछे, फ्री के नंबर है, फ्री के। तो भाई आपको पता है आइसोथर्मल कंप्रेस, अगर याद है तो हो जाएगा कुछ ही सेकंड्स में, 1-2 सेकंड में। अगर नहीं याद होगा तो फिर तो चाहे आप 1 घंटा लगा लो तभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल पी टी, -1/v डेल वी बाई डेल पी टी। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। दैट्स इट, सिंपल है। आप याद कर लेना, आप नोट्स अपने पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स से, तो एक तो आपको ये आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मिलेगा और एक एक्सपेंसिविटी फैक्टर भी होता है, तो वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है ना। ओके, अभी आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। 49 में देखिए क्या गिवन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन। तो यार इसके लिए आप सभी ने एक ट्रिक याद की होगी, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड अभी उठा ले, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम वो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। आइए, एस पी सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, हे गॉड अभी उठा ले, ठीक है। ओके, ऐसे हम 2 एरोज भी बनाएंगे बीच में, फाइन। तो देखिए यहां से हम 4 मैक्सवेल रिलेशन डिराइव करते हैं। सबसे पहले लिखिए एच का, डीएच का। डीएच किस किस के बीच में है, एंट्रोपी और प्रेशर के बीच में है, तो डीएस और डीपी लिखेंगे। एस के अपोजिट में कौन है, टेम्परेचर, एरो टेम्परेचर की तरफ जा रहा है तो प्लस साइन आएगा। पी के अपोजिट में कौन है, वॉल्यूम, वॉल्यूम भी एरो जो है वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे भी प्लस साइन आएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट हम लिखते हैं डीजी का, क्या किस किस के बीच में, डीजी डीपी और डीटी के बीच में है। प्रेशर के अपोजिट में वॉल्यूम है, एरो वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव आएगा। टेम्परेचर के अपोजिट में एंट्रोपी है, बट एरो इस बार एंट्रोपी की तरफ नहीं जा रहा बच्चा, इस बार एरो है टेम्परेचर की तरफ, तो यहाँ पे माइनस एसटीडी आएगा, ठीक है। एक हम लिखते हैं डीए का, डी की वैसे जरूरत है नहीं यहाँ पे, बट ऐसे आप करके सारे रिलेशंस लिख सकते हो, ठीक है ना। चलो लिख लेते हैं फिर भी। आइए, डीए का एक्सप्रेशन क्या होगा, डीवी डीटी के बीच में है, वी के अपोजिट प्रेशर है बट एरोस की तरफ नहीं है तो माइनस,
टी के अपोजिट एंट्रोपी है बट एरो उसकी तरफ नहीं है तो माइनस, ठीक है। डी का क्या होगा, ds dv, एस के अपोजिट टेम्परेचर है, एरो उसी की तरफ है प्लस, वॉल्यूम के अपोजिट प्रेशर है, एरो उसकी तरफ नहीं है तो माइनस। तो ये चार मैक्सवेल रिलेशन है डीएच डीजी डीए डीयू के, ठीक है। ओके, अब यहाँ से ये वाले रिलेशंस कैसे निकालते हैं, तो सुनो इसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे आप। जैसे कि मैं डीएच का लेती हूँ, ठीक है, टीडीएस वीडीपी, कैसे निकालेंगे आप रिलेशन, तो डीटी डीपी सबसे नंबर 1, नंबर 2 डेल टी बाय डेल पी, फिर टेम्परेचर के बाद कौन है, एंट्रोपी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू नंबर 3, नंबर 4 डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट जो वॉल्यूम के बाद है प्रेशर। फिर से सुना, 1 2 डेल टी बाय डेल पी, कांस्टेंट क्या लेंगे जो टी के बाद है एंट्रोपी। फिर नंबर 3 नंबर 4 डेल वी बाय डेल एस, कांस्टेंट क्या लेंगे जो वॉल्यूम के बाद है प्रेशर। प्लस प्लस साइन था तो दोनों में प्लस प्लस आया तो ये रिलेशन हमें मिल गया। ओके सॉरी, अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो क्या यहाँ पे ऐसा कुछ रिलेशन है क्या, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट एंट्रोपी या डेल टी बाय डेल एस, यस ये था ना, डेल वी बाय डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। तो भाई ये तो ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है ना, ये रिलेशन आ गया हमारा। अब आते हैं सेकंड पर, अब आते हैं सेकंड पे, इधर देखिए डीजी से निकालते हैं, नंबर 1 नंबर 2 बताइए क्या होगा, डेल वी बाय डेल टी, वी के बाद कौन है प्रेशर तो एट कांस्टेंट प्रेशर। नंबर 3 नंबर 4, अब यहाँ पे माइनस लगाएंगे, डेल एस बाय डेल पी, एस के बाद कौन है टेम्परेचर तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो चेक कर लो क्या यहाँ पे ऐसे कोई रिलेशन है, डेल वी बाय डेल टी इज इक्वल टू यस ये सेकंड वाला। अब ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं है यार, नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट ही पूछा है। ये वो बाकी भी निकाल लेते हैं, बाकी भी वेरीफाई कर लेते हैं, ओके बाकी भी वेरीफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट से निकालते हैं, माइनस का साइन है तो क्या लिखेंगे, डेल पी माइनस डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये 3 ये 4, इसमें एंट्रोपी के पहले भी माइनस का साइन है तो हो जाएगा माइनस डेल एस बाय डेल वी, और डेल एस एस के बाद कौन है टेम्परेचर, यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो गया। तो देखिए क्या यहाँ पर है, क्या ये से फर्स्ट वाला बिल्कुल सही, फर्स्ट वाला सही है। ऐसे लास्ट वाले से आप निकाल लीजिए, लास्ट वाले से 1 2 3 4, 1 2 डेल टी बाय डेल वी, टी के बाद कौन है एंट्रोपी एट कांस्टेंट एंट्रोपी। नंबर 3 डेल पी बाय डेल एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, माइनस लगाएंगे यहाँ पे तो चेक करें क्या ये रिलेशन है, ये से लास्ट वाला है। तो इनकरेक्ट पूछा था तो भाई इनकरेक्ट कौन सा है, सेकंड वाला, वहां पे नेगेटिव नहीं दिया हुआ था। इज इट क्लियर। तो इस ट्रिक से हम लोग सबसे पहले डीएच डीजी डीए डीयू का रिलेशन निकालते हैं, दीज आर मैक्सवेल रिलेशन, फिर वहां से हम ये वाले रिलेशंस भी निकालते हैं, ये भी मैक्सवेल रिलेशंस ही है। इज इट क्लियर, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 51 में क्या बोला है देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंटिंग द इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो टू इट्स गैसियस स्टेट विद टेम्परेचर चेंज। हम एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे थे तो हमारे पास क्या था, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा ही होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट हो किया तो धीरे धीरे हम सॉलिड से लिक्विड गए, लिक्विड से कहाँ गए, फाइनली गैस पे चले गए। तो आपको बताना है कि इस ग्राफ में कौन सा रीजन डेलेस फ्यूजन और डेलेस वेपोराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन एंड वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्जन। तो सुनो, आपके पास 0 केल्विन पे परफेक्ट सॉलिड था, ध्यान से देखना कैसे हम इस ग्राफ को स्टडी करेंगे। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ठीक है, सॉलिड की एंट्रोपी इंक्रीज हुई, फिर बी पॉइंट पे आपको लिक्विड का पहला ड्रॉप मिला, मतलब सॉलिड ने लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया, कहां पर, बी पॉइंट पर। और आपको पता होगा जब भी फेज ट्रांजिशन होता है टेम्परेचर प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जब तक सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा टैम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इस बीसी रीजन में सॉलिड और लिक्विड दोनों आपस में किसमें होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसे क्लियर है या नहीं। और इस
डिफरेंस को हम क्या कहेंगे भाई? डेल एस फ्यूजन कहेंगे। क्या कहेंगे इस डिफरेंस को? हम डेल एस फ्यूजन कहेंगे। ओके फाइन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? फ्यूजन हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? फ्यूजन हो रहा है। फाइन, तो अब यहाँ पे सी पॉइंट पे आपको क्या मिल गया? लिक्विड मिल गया। अब आपने फिर से टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया, होता रहेगा इंक्रीज। फिर डी पॉइंट पर हम आएंगे। तो डी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको फर्स्ट वेपर मिला। यहाँ पे आपको फर्स्ट वेपर मिला, मतलब लिक्विड ने गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दिया है। अब जब तक सारा लिक्विड गैस में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? डीई में वेपोराइजेशन हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो एंट्रोपी चेंज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डीई वाला डेल एस वेपोराइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल एस फ्यूजन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? बीसी। और डेल एस वेपोराइजेशन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? डीई। और ई के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? गैस मिलेगा। इज इट क्लियर? तो बस यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए था कि फेज ट्रांजिशन के दौरान टेम्परेचर प्रेशर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ओके फाइन, तो बीसी एंड डीई, सी ऑप्शन इज करेक्ट। दैट्स इट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 52। कंसिडर द फॉलोइंग क्वांटिटीज। आपको पता है इस साल कितने क्वेश्चन आए थे थर्मो में से? 12 क्वेश्चन आए थे। आई थिंक ये मैंने आपको बता दिया राइट। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये अच्छे से करना है हमको, ठीक है? ओके चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कंसिडर द फॉलोइंग क्वांटिटीज। कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंटरनल एनर्जी। आपको बताना है कौन एक्सटेंसिव है कौन इंटेंसिव है। तो यार आपने एक बात पढ़ी होगी, रेशियो ऑफ टू इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो किसके बराबर होता है? इंटेंसिव होता है। वो क्या होता है? वो इंटेंसिव होता है। जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों? मोल्स बाय वॉल्यूम होता है। मोल्स कैसा है? एक्सटेंसिव है। वॉल्यूम भी कैसा है? एक्सटेंसिव है। तो दोनों का रेशियो जो है वो क्या होगा? इंटेंसिव होगा। यार एक खुद ही सोचो ना, खुद ही सोचो। एक बकेट मतलब कोई सॉल्यूशन है बीकर में मेरे पास, ठीक है ना? बीकर में सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी 0.1 मोलर है, ठीक है? अगर मैं इसमें से एक गिलास पानी ये एक गिलास सॉल्यूशन निकाल लूं, तो उस एक गिलास सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी तो 0.1 मोलर ही होगी ना यार, वो कम थोड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप एक गिलास पानी जो एक गिलास सॉल्यूशन जो निकाल रहे हो इस बकेट इस बीकर में से, तो उसमें आप मोल्स भी कम कर रहे हो, वॉल्यूम भी कम कर रहे हो। मोल्स भी कम करेंगे, वॉल्यूम भी कम करेंगे, तो भाई कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो साइज पे या अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम, भाई वॉल्यूम तो अगर आप डिवाइड करो तो वॉल्यूम तो कम हो रही है ना। मैंने इस बीकर में से एक ग्लास सॉल्यूशन निकाला, तो उस एक ग्लास सॉल्यूशन की वॉल्यूम तो कम है ना, तो वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन अमाउंट, ऑब्वियस सी बात है। तो वॉल्यूम इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, कॉन्सेंट्रेशन इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डेल्टा जी नोट क्या होता है? माइनस एन एफ ई नोट। तो यहाँ पे ई नोट किसके बराबर है? माइनस डेल्टा जी नोट बाई एन इंटू एफ। एफ तो चलो कॉन्स्टेंट है, इसको हटा दीजिए। डेल्टा जी नोट कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव है। एनर्जी की सारी टर्म्स एक्सटेंसिव होती है, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, चाहे एंथैल्पी, चाहे एंट्रोपी, चाहे गिब्स फ्री एनर्जी, सारी की सारी कैसी होती है? एक्सटेंसिव होती है। और मोल्स भी क्या है? एक्सटेंसिव है। और यार सॉल्यूशन कम करोगे तो मोल भी तो चेंज होंगे ना, ठीक है ना? ओके, तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है? इंटेंसिव होता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी, एनर्जी की सारी टर्म्स एक्सटेंसिव होती है, तो ये भी एक्सटेंसिव है। तो कॉन्सेंट्रेशन एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1 and 3 आर इंटेंसिव and 2 and 4 are extensive. First option is correct. Is it clear? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है। जूल थॉमसन कॉफिशिएंट फॉर अ गैस, देखो दो क्वेश्चंस आए हैं जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट से। एक बार तो कॉफिशिएंट की वैल्यू ही पूछ ली है कि म्यू जेटी किसके बराबर होता है। तो भी मैं आपको इसका डेरिवेशन भी बता देती हूँ कैसे आप करते हैं इसे सॉल्व। इधर सुनो। वैसे तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट ने कहा था कि जो जूल थॉमसन कॉफिशिएंट होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस डेल टी बाई डेल पी एच के बराबर होता है। एच मतलब कांस्टेंट एंथैल्पी, ठीक है? एक बार हम इसका डेरिवेशन कर भी लेते हैं। एच किसका फंक्शन है? टेम्परेचर और प्रेशर का फंक्शन है, राइट? तो यहां से आप डीएच को क्या लिखेंगे? एक बार आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डी टी, प्लस में डीएच बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी। डीएच बाई डी टी
को क्या कहते हैं, सीपी तो कहते हैं ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू में डीटी प्लस डीएच बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू इनटू में डीपी। तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए, आप इसके एक्सप्रेशन से भी देख सकते हो, एंथैल्पी क्या है, कांस्टेंट है। जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एंथैल्पी कांस्टेंट का मतलब डीएच क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे आप डीएच को 0 पुट कर दीजिए, दैट्स इट। तो यहाँ से भाई निकाल लीजिए आप डेल टी बाई डेल पी एच। तो जब डीएच को आप 0 पुट करेंगे तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू सीपी डी टी एच, क्योंकि कांस्टेंट एंथैल्पी आपने ले ली है, प्लस में डीएच बाई डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डीपीएच। ठीक है, तो यहां से आप निकाल लेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी माइनस में इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, चलो माइनस को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये किसके बराबर आएगा, -1 बाय सीपी इंटू डी एच बाई, या डेल भी लिख सकते हैं, डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और ये डेल टी बाई डेल पी एच क्या है, डेल टी, अच्छा एक सेकंड रुको, जस्ट अ मिनट, सॉरी बच्चा, यहाँ पे ना नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, म्यू जे टी इज इक्वल टू होता है डेल टी बाई डेल पी एच, नेगेटिव नहीं आएगा, सॉरी। इधर देखिए आप, आगे देखिए, तो ये आ गया डेल टी बाई डेल पी एच का एक्सप्रेशन, -1 बाय सीपी डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और ये किसके बराबर है, म्यू जे टी के बराबर ही तो है। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है, -1 बाय सीपी डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऊपर हमने आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी वाला कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का देखा था, और यहाँ पे जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पूछ लिया है सीधा, ठीक है ना। तो भाई वैसे तो अगर आपको एक्सप्रेशन याद है तो कुछ सेकंड्स के ही क्वेश्चंस हैं, एंड प्रीलिम्स में तो स्पीड मेनली मैटर करती है, तो हमको ये डेरिवेशन वहां पे करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, बट हम एग्जाम में डेरिवेशन ही करेंगे, हमको ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन याद होना चाहिए। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिए 54, जूल थॉमसन इफेक्ट अकर्स एट कांस्टेंट एंथैल्पी। यस, अभी हमने बात करी कि जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट जो है वो कांस्टेंट एंथैल्पी पे होता है, बिल्कुल सही बात। फॉर परफेक्ट गैस जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इज 0। तो भाई अभी आपने जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकाली है, किसके बराबर है, -1 बाय सीपी डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर आपको पता हो तो आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट ले लिया मतलब डेल्टा टी 0, डेल्टा टी 0 हो जाएगा तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब यहाँ पे अगर आप डीएच को 0 पुट करेंगे तो म्यू जे टी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो भाई आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है। तो फॉर आइडियल गैस हम बोलते हैं डेल्टा एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि एंथैल्पी प्रेशर चेंज करने से चेंज नहीं होगी, बिकॉज फॉर आइडियल गैस इट विल डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। अब ये फॉर्मूला होता है बच्चा आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना, दिस इज द फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, हीटिंग इफेक्ट कॉरस्पॉन्ड्स टू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो सुनो इधर देखिए ध्यान से, अगर आपको पता हो तो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, गैस जो है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में फ्लो करती है, ठीक है। तो प्रेशर आप हाई से लो में जा रहे हो तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपने बोला कि म्यू जे टी किसके बराबर है, डेल्टा टी बाय डेल्टा पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी के बराबर है। तो प्रेशर तो हमेशा ही डिक्रीज होगा, तो डीपी का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। डीपी का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके, तो अगर जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो भाई ये पॉजिटिव कब आएगी, जब डीटी भी नेगेटिव, हाँ या ना। डीपी तो ऑलरेडी नेगेटिव है, डेल पी ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, गैस फ्लो करती है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में। ओके, तो आपने बोल दिया है स्टेटमेंट में कि जूल थॉमसन कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कब होगा, जब डेल्टा टी भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल्टा टी नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डेल्टा टी नेगेटिव का मतलब क्या है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, तो हीटिंग होगी क्या, नहीं नहीं नहीं, कूलिंग होगी। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, बी ऑप्शन। ओके चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पे आते हैं अभी हम।
55 देखिए, फॉर द रिएक्शन आपको डेल्टा एच का रिलेशन बताना है, डेल्टा एच और डेल्टा ई का रिलेशन बताना है फॉर द गिवन रिएक्शन। मैं इसे रेज कर रही हूँ यहाँ से, ठीक है, आपने नोट कर ही लिया होगा। ओके, तो आइए देखते हैं हम एक्सप्रेशन। देखो, इस रिएक्शन के लिए सबसे पहले आप डेल्टा एन जी निकालो, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट साइड कितने मोल्स है? 1 + 1 2, रिएक्टेंट साइड 1, तो डेल्टा एन जी आ गया 1। तो आपको एक रिलेशन पता होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज में क्या रिलेशन होता है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी कितना आया? 1, तो 1 पुट कर दीजिए, तो डेल्टा एच किसके बराबर आ जाएगा? डेल्टा ई प्लस आर टी। दैट्स इट, सो सिंपल। द ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, फाइन। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक रिलेशंस आर करेक्ट? तो फर्स्ट रिलेशन क्या बता रहे हैं कि जब टेम्परेचर टेंड्स टू 0 होगा तो एंट्रोपी 0 होगी। यस, यही तो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ क्या कहता है कि एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी जो होती है परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो क्या होती है? 0 होती है। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी तो हम थर्ड लॉ से ही पढ़ते हैं। आपको ये पता है कि एट एस अपने लिमिट्स यहाँ पे कहां से कहां ली हुई है? 0 से 1 सेकेंड, जस्ट अ मिनट। हम बोलते हैं ds इज इक्वल टू क्या होता है? Cp dt बाय टी होता है। कहां से आया मैम ये? तो इधर देखिए, हम आपको बताते हैं ds बराबर क्या पढ़ा है? dq बाय टी पढ़ा है, हाँ है ना? तो dq को हम क्या लिख सकते हैं? एट कांस्टेंट प्रेशर dh लिख सकते हो, हाँ या ना? और dh किसके बराबर होता है? एनसीपी dt के बराबर होता है, हाँ या ना? मोल्स मान लो 1 है, तो आप इसे क्या लिखेंगे? Cp dt बाय टी। तो बेसिकली ds क्या आ गया? Cp dt बाय टी आ गया। अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन ले रहे हैं, कहां से कहां? 0 से टी केल्विन तक, 0 केल्विन से टी केल्विन। तो यहाँ पे भी आप 0 केल्विन से टी केल्विन करेंगे। एंट्रोपी, एंट्रोपी एट 0 केल्विन एंड एंट्रोपी एट टी केल्विन। तो थर्ड लॉ क्या कहती है कि 0 केल्विन पर एंट्रोपी क्या होती है? 0। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी एट टी केल्विन मिलेगा, क्योंकि 0 केल्विन पर तो एंट्रोपी क्या होगी? 0। ठीक है, और यहां से आपको ये लिमिट मिल गई 0 से टी, Cp dt बाय टी। ओके, तो सेकेंड एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सही है। बात करते हैं थर्ड की। तो अभी हमने मैक्सवेल रिलेशन निकाला था, dg बराबर क्या था? vdp माइनस एसडीटी था। एक मिनट चेक कर लेते हैं, माइनस था कि प्लस था। लेट्स वेरीफाई। dg इज इक्वल टू vdp माइनस एसडीटी। एक सेकेंड, या यस, माइनस में ही था। ओके, फाइन। तो आइए अभी हम सॉल्व करेंगे। तो सुनो, यहाँ पे एक्सप्रेशन में आप देख सकते हो आपने प्रेशर कांस्टेंट लिया हुआ है। तो प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब डीपी 0 है, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। तो यहां से s बराबर माइनस एस बराबर क्या आ गया? dg बाई dt आ गया ना। तो s को अगर आप डेल्टा s लिखेंगे तो यहाँ पे g को भी क्या लिखेंगे? डेल्टा g लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। और प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो ये एक्सप्रेशन भी बिल्कुल सही है, मैक्सवेल से निकाला हमने। तो तीनों की तीनों एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। 1 2 3। नेक्स्ट पे आते हैं, what is the sign of delta G naught and the value of K for an electrochemical cell for which E naught cell is equal to 0.80 volt? तो आपको पता है डेल्टा जी नोट क्या होता है? माइनस NF नोट सेल होता है। ई नोट सेल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नोट क्या होगा? नेगेटिव होगा। सिंपल। अब मुझे के बारे में, के क्या? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए। डेल्टा जी नोट बराबर क्या होता है? माइनस 2.303 nRT log base 10 के इक्विलिब्रियम। सो टेल मी वन थिंग, डेल्टा जी नोट नेगेटिव है, तो डेल्टा जी नोट नेगेटिव कब आएगा? जब के क्या होगा? पॉजिटिव होगा। के क्या होगा? पॉजिटिव होगा। के की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। 1 नहीं होनी चाहिए, 1 होगी तो 0 हो जाएगा ना। log की क्या हो जाएगा? log 1 क्या होता है? 0 होता है। और 1 से कम होगी तो नेगेटिव में आएगी इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब के क्या होना चाहिए? 1 से ज्यादा होना चाहिए। के 1 से ज्यादा होगा तभी log के की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एंड तभी भाई ये पूरी वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। और मुझे नेगेटिव ही चाहिए क्योंकि डेल्टा जी नोट क्या है? नेगेटिव है। तो भाई डेल्टा जी नोट नेगेटिव है, के इज ग्रेटर देन 1, तो कौन सा ऑप्शन ठीक? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
डेल्टा जी दिया हुआ है और यहाँ पे डेल्टा एस को इन्होंने ये वाला जो अभी हमने ऊपर रिलेशन पढ़ा डेल्टा एस का, माइनस डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, वही तो पढ़ा। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो माइनस डेल्टा एस है ना, इसको पुट कर दिया डेल्टा जी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, सुनो, अब हमें बताना है व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब आपको क्या निकालना है, डेली बाय डेल्टी एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है। इसे हम टेम्परेचर कोफिशिएंट भी कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये आपके पास रिलेशन है, डेल्टा जी को मैं क्या पुट कर सकती हूँ, ई नोट भी लिख सको, ई नोट लिख लो, एक ही बात, स्टैंडर्ड कंडीशन में हम ई नोट लिख देंगे ई को। डेल्टा जी नोट को आप क्या लिखेंगे, माइनस एन एफ ई नोट लिखेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे डेल्टा जी बराबर क्या है, डेल्टा एच प्लस में टी, ठीक है। डेल्टा डेल्टा जी को मैं लिख रही हूँ माइनस एन एफ ई नोट बाय डेल्टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एन कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, तो माइनस एन एफ को तो मैं बाहर ले लूं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस एन एफ टी डेल्टा ई नॉट बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, हाँ या ना। अब अगर आप इससे कंपेयर करें हमारे इक्वेशन से, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से, तो आफ्टर कंपैरिजन आपको क्या मिलेगा, डेल्टा एस बराबर क्या मिलेगा, डेल्टा एस बराबर मिलेगा एन एफ इंटू डेल्टा ई नोट बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने के बाद आप देख सकते हैं डेल्टा एस बराबर क्या आया है, एन एफ डेल्टा ई नोट बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा ई नोट बाय डेल्टा टी निकालना था ना अभी, तो ये किसके बराबर आया, डेल्टा एस बाय एन एफ के बराबर। That's it. Third option is correct. Clear? Okay. Next question पे आते हैं। इसने पूछा है अगर हम लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं तो एंथैल्पी और एंट्रोपी का चेंज क्या होगा, मतलब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो भाई लिक्विड से इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है, लिक्विड से गैस बना रहे हो, लिक्विड से गैस में जा रहे हैं, रेंडमनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो एंट्रोपी विल इंक्रीज, तो डेल्टा एस का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात रही एंथैल्पी की, तो भाई पानी को हम बॉईल करते हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है ना, अपने आप तो बॉईल होता नहीं, तो प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है। भाई याद रखना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, और वापस आओगे तो प्रोसेस कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो लिक्विड से गैस जा रहे हैं, प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब डेल्टा एच का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बोथ आर पॉजिटिव। दैट्स इट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है भाई थर्मोडायनेमिक्स का, इधर देखिए 2021 में, कंसिडर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम प्रोसेस एट 373 केल्विन एंड 1 atm प्रेशर। आपके पास एक इक्विलिब्रियम गिवन है, H2O लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम विद H2O गैस, टेम्परेचर दिया हुआ है 373 का मतलब क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, पानी का बॉइलिंग पॉइंट है ये तो, और प्रेशर 1 atm है, तो भाई ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर पे। तो इसका मतलब, और आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैस किस में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। इसका मतलब फिलहाल रिएक्शन किस में है, इक्विलिब्रियम में है, और एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा जी जीरो का मतलब डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जीरो, तो डेल्टा एच बराबर क्या आ जाएगा, टी डेल्टा एस आ जाएगा। दैट्स इट। तो यही पूछा था कि इन गिवन रिलेशन में से कौन सा रिलेशन ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो भाई इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, डेल्टा एच और डेल्टा एस जीरो नहीं होते। ओके, इज इट क्लियर? चलो, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमने 2021 के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। तो टोटल 12 क्वेश्चंस थे जो 2021 में आए हैं। तो आप लोग प्लीज अपने लेवल पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस की पीडीएफ भी शेयर कर देती हूँ, एंड साथ में मैं आपको एक नोट्स की पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी, आप चाहे तो वहां से भी उसको पढ़ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एंड प्लीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एज वेल। थैंक यू सो मच।